जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो उसी क्रम में ही आपका छठा वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, और जिससे क्या हो, ये आपको चैप्टर आपको जल्दी से समझ में आना शुरू हो जाए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने चैनल को। इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, किस तरीके से भारत आगे बढ़ता है, और हम उसी क्रम में हम जानेंगे जननांग की स्थिति। जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे भारत में की जनसंख्या जो थी वो किस हालात में रह रही थी और किस तरह की परिस्थितियाँ उसके सामने थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है वो समझेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या जननांकीय स्थिति भारत की, जब भारत आज़ाद हुआ। और आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना, तो क्या प्रोसीजर होने वाला है उसको भी समझाऊंगा। उससे पहले आपको क्या, जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो देख लेते हैं। पीडीएफ मिलने वाला है आपको, नोट्स प्लस में बुक हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि हमारे नोट्स पीडीएफ बुक जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसको एक बार लेने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी बुक या एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइंड मैप का मतलब ये है कि हमसे पढ़ने के बाद आपको रिवीजन के लिए माइंड मैप कराया जाता है, जिससे क्या हो, आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे के सारे जो लेक्चर जो होते हैं रिकॉर्डेड्स होते हैं, जो आप कहीं भी बैठकर आराम से उनको एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको मेरी, साथ साथ वन टाइम पेमेंट। वन टाइम पेमेंट का मतलब क्या है, जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप सामने आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, या पेमेंट आप नंबर के थ्रू भी कर सकते हो, 9278032607। आपको पेमेंट करनी है 201 रुपये, 999 रुपये की पेमेंट नहीं करनी। ऑफर चल रहा है इसलिए आपको 201 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही आप 201 रुपये की पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको अपना स्क्रीनशॉट, पेमेंट हिस्ट्री की जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमें भेजना है। किस नंबर पर, 9278032677 पे। जैसे ही आप नंबर भेजते हैं आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको ये सारी की सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है जो आपको मैंने अभी बताया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ मैं एमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। साथ साथ एक नोबल कोर्स भी है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपने कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आपकी फीस का 5% जाता है नोबल कोर्स में। नोबल कोर्स मतलब कि बहुत सारे ऐसे जीव, बहुत सारे जंतु, पशु जो छोड़ दिए जाते हैं या फिर बेसहारा होते हैं या फिर उनको बुरी हालत में होते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके उत्थान में, पुनरुत्थान के लिए काम कर रही है। तो 5% आपकी फ़ीस का उनके पुनरुत्थान में जाता है। तो हम समझेंगे आज जननांग की स्थिति, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे भारत की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। आप समझते हैं डेमोग्राफी मतलब, बोलते हैं जिसको बोलते हैं जनसांख्यिकी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जनसांख्यिकी का मतलब क्या है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। मतलब कि डेमो मतलब होता है आपका लोग, ग्राफी मतलब कि उसको समझना, लोगों को समझना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझना है इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर, जनसांख्यिकी के अंदर, कि बर्थ रेट क्या था, सेक्स रेशियो क्या था, वहाँ के लोग किस तरीके से, उनका एजुकेशन लेवल कितना था, किस कहाँ तक लोग पढ़े हुए थे, कितना कमा पाते थे। ठीक है, बर्थ रेट कितना था और डेथ रेट कितना था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब एक तरीके से अगर आप देखना समझना चाहे कि जनसंख्या को समझना, वहाँ उस देश की लोग या उस देश के लोग की हालत कैसी थी। तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, या तो हमें उसके एज के बारे में बताओ, कितने लोगों की, कहाँ तक लोग ज़िंदा रह पाते थे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। एजुकेशन लेवल कितना था उनका,
इनकम लेवल क्या था, मैरिटल स्टेटस क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था, जितने पैदा होते हैं उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो इस तरीके से हम वहाँ के लोगों की हालत जान सकते हैं अगर हमें चीज़ें पता हों। तो कैसे हम थोड़ा आगे के जब आगे बढ़ेंगे इसी क्लास में, इसी लेक्चर में, तो आपको चीज़ें समझ जाएंगे। Demography refers to the study of various aspects of population such as age, sex, education level, income level, marital status, birth rate and death rate। जनसांख्यिकी से तात्पर्य जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, आय स्तर, वैवाहिक स्थिति, जन्म दर, मृत्यु दर आदि के अध्ययन से। मतलब कि हम पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से हम जानना चाहते हैं कि उनके लोग कितने लोग, जनसंख्या का कितना प्रतिशत कितने लोगों के कितनी आयु के बीच में रहता है। जैसे कि 60 से 65% जो भारतीय हैं वो 18 साल से 35 साल के बीच में है वर्तमान में, आज की अगर मैं बात की जाऊँ तो। शिक्षा का स्तर कैसा है, होता है वहाँ पे, कितने लोग पढ़े लिखे थे, तो वहाँ से हम उस देश के बारे में पता कर सकते हैं। आयु स्तर, आय स्तर कि कितना लोग कमा पाते हैं। वैवाहिक स्थिति कैसी थी, मतलब कि मैरिड, कितने लोग विवाहित है, कितनी लोगों की शादी हुई है, कितने लोगों की शादी नहीं है। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ के लोगों के बारे में को समझना किसके द्वारा, इन सब चीज़ों को पढ़कर, उसी को हम क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी। ठीक है, आप समझते हैं हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर से तात्पर्य एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से है। बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर, मतलब कि कितने लोग पैदा होते हैं प्रति 1000 एक साल के अंदर। और डेथ रेट का मतलब क्या है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, मतलब कि अगर मान के चलिए 1000 में, एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग कि एक साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मृत्यु दर। मान के चलिए 1000 बच्चों में से 200 बच्चों की मौत होगी, तो 200 को हम किससे भाग देंगे, 1000 से, और उसको गुणा कर देंगे 100 से। तो 200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया, 20%। कितना आ जाएगा आपका, 20% थी, मतलब कि 20% लोग मर जाया करते थे। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल जो मैं एग्जाम्पल दिया है वैसे तो, ठीक है। During colonial period, both birth rate and death rate were high, nearly 48 and 48। मतलब कि बर्थ रेट कितनी थी आप इस टाइम पे, 40 थी, और डेथ रेट कितनी थी, बर्थ रेट 40 और डेथ रेट कितनी थी, 40। विच मीन्स इंडिया वाज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921। ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एज द यूरोपियन the thereupon India started its entry into a second stage of demographic transition। उच्च जन्म, मतलब कहने का मतलब ये था कि जब भारत आज़ाद होने से पहले 2021 1921 से पहले की अगर बात की जाए, तो जन्म दर कितनी थी, 48, और मृत्यु दर कितनी थी, 40। मतलब कि हर, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि 48 से 40% थी। ठीक है, समझ आ गया, जिसका अर्थ ये है कि भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण, मतलब कि 1921 तक ये जन्म दर और मृत्यु दर इतनी ज़्यादा थी कि उसका कारण क्या था। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। इसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बोलते हैं उनको। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, जैसे कि आज आज अगर आप देखा जाए तो भारत के अंदर हर ज़िले में एक जिला अस्पताल होता है, मोहल्ले में बहुत सारे क्लिनिक होते हैं। अगर दिल्ली जाओगे तो मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं बहुत सारी है। उसी तरीके से अगर देखा जाए, उस टाइम पे ऐसी किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं थी। अगर सुविधाएं मिलती भी थी तो वो आम जनता के पहुंच से बाहर थी।
साथ-साथ जो अधिकारी वर्ग था, जो भी आपके उस टाइम पे जो अधिकारी हुआ करते थे, वो ही इन सुविधाओं का लाभ उठा पाते थे। क्यों? उनके पास सरकार का हाथ होता था उनके ऊपर, और वो इन सुविधाओं को लाभ उठा सकते थे कि उनके पास पैसा हुआ करता था, या फिर अमीर लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाया करते थे। लोग नॉर्मल बुखार पर ही संभवतः सही, अगर उनको दवाइयाँ ना मिले तो उनकी मृत्यु भी हो जाया करती थी। पहले अगर आपने सुना हो तो आए दिन आपने इस खबरें सुनी होगी। पहले अगर आपने नहीं सुना है तो अगर बिहार में ये चीज़ें बहुत सारी है, दिमाग में बुखार चढ़ गया और इंसान की मृत्यु हो गई। क्योंकि उस जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं आज भी। तो वहाँ पर भी बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का आज भी बहुत अभाव है और आज भी बहुत सारी मृत्यु होती है। क्यों? लोगों के पास हॉस्पिटल जाने तक के साधन नहीं होते थे, तो वो घर के अंदर ही दम तोड़ दिया करते थे। समझ में आ गया आपको? जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। आपको शायद समझ में आ रहा होगा जो मैं बात करने आ रहा हूँ। जन्म दर ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव था। लोगों को ये लोग ये समझ लिया करते थे कि जो संतान है, वो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो इंसान की देन नहीं, भगवान की देन है। ठीक है? उनको ये तो वो फैमिली प्लानिंग इस तरीके का कोई कंसेप्ट अगर आपने सुना हो, आजकल जो कपल्स होते हैं या फिर जो विवाहित होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, वो ये उनके मुँह से वर्ड्स होता है कि फैमिली प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये वो बच्चा पैदा करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्यों सोचते हैं? वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को सँभालना, उसको पैदा करना आसान है, लेकिन उसको सँभालना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने ये कहावत सुनी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये कहावत सुनी होगी, हाथी को खरीदना आसान है, उसको पालना बहुत ही मुश्किल। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? ठीक है? हाई बर्थ रेट क्यों थी? शिक्षा का अभाव कह सकते हो, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है? एंड यू कैन से दे आर दे हैव ओल्ड आइडियोलॉजी कह सकते हो, उनके पास पुरानी सोच थी, तो इसके कारण भी ये चीज़ें हुआ करती थी। मृत्यु दर ज़्यादा क्यों थी? हाई बर्थ रेट क्यों था? जो डेथ रेट क्यों था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग बच्चों को भगवान की देख समझा करते थे, ना कि खुद के प्रयास से। समझ में आ गया? लो लिटरेसी रेट, व्हाट डज द मीन बाय लो लिटरेसी रेट? मैं क्या कहना चाहता है? लो लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, कम साक्षरता दर। साक्षर मतलब कि पढ़े लिखे लोग। अब लिटरेसी रेट की परिभाषा क्या है उसको समझ लेते हैं। लिटरेसी रेट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पर्सन हु आर 7 और above who can ability to read, write and understand any one language। मतलब कि अगर हम साक्षरता दर को परिभाषित किए करें तो क्या इसका मतलब क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो या तो किसी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साक्षर कहते हैं। ठीक है? During colonial period, the overall literacy rate of the economy was less than 16%। मतलब कि कुल जनसंख्या में से सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। मोरओवर द फीमेल लिटरेसी रेट वाज अबाउट 7%। औपनिवेशिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था की समग्र साक्षरता दर 16% से कम थी। इसके अलावा महिला साक्षरता दर 7% थी। मतलब कि जनसंख्या का कुल कुल जनसंख्या में से सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे,
और उसमें से भी अगर देखा जाए तो जितनी महिलाएं थी देश के अंदर, उसमें से सिर्फ 7% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। क्योंकि ये ऐसा क्यों था? क्योंकि महिलाओं को, उनकी सोच ये थी कि उनका काम क्या है, घर संभालना, चूल्हा चौका करना, बाहर उनको निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, अपने परिवार की अच्छी देख रेख कर रही हैं, और समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारत की प्रगति में योगदान भी दे रही है। लेकिन इस तरीके से कोई भी पहला कोई ऐसा नहीं हुआ करता। लोगों की जो सोच हुआ करती थी, जो आइडियोलॉजी हुआ करती थी लोगों की, बहुत ही पिछड़ी हुआ करती थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उच्च शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या होती है पहले उसको समझ दो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 year per थाउजेंड लिव्स बर्थ एनुअली। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष प्रति हजार जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशु की संख्या है। मतलब कि मान के चलिए किसी देश के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए, मान के चलिए किसी 1 साल के अंदर, और उसमें से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले ही मर गए। तो मान के चलिए, अगर मान के चलिए 1000 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 200 बच्चे 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं, तो क्या होता है? तो कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। मतलब कि 20% बच्चे प्रति 1000 में मर जाए। मतलब कि 100 में से 20 बच्चे 1 साल का पूरा होने से पहले ही मर जाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया? तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीन बाय हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इसका मतलब ये है, इसके अगर पीछे की गहराई समझो, तो उस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे उस टाइम पे, क्लिनिक नहीं हुआ करते थे, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के पास, लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था अस्पताल जाके अपना इलाज करा ले। ठीक है? जो डिलीवरीज हुआ करती थी, जो प्रसव हुआ करता था बच्चों की, वो दाई दाई एक महिलाएं होती हैं, जिनका काम क्या होता है? डिलीवरी करना, डिलीवरी करवाना, या फिर बच्चे को सुरक्षित प्रसव कराना, दुनिया में लाना। वैसे कहा जाए तो जो पहले की दाइयाँ हुआ करती थी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो सब मॉडर्न साइंस ने इन सब लोगों की स्थान ले लिया है। आज क्या होता है, ऑपरेशन से या फिर नेचुरल बॉर्न भी बच्चे होते हैं, लेकिन आज, पहले क्या था, दाइयाँ हुआ करती थी। अगर मान के चलिए कुछ समस्या आ गई, अगर आपने देखा हो, प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा क्या होती है? इसको बोलते हैं आहार नाल के, जो क्या कहते हैं, माँ से बच्चे के साथ जुड़ी होती है। कभी कभार क्या होता है, वो प्लेसेंटा पहले ही बाहर आ जाती है, तो क्या हो जाता है, बहुत सारी समस्या आती है। पहले अगर बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसका सर बाहर आना चाहिए, लेकिन कभी कभार होता ये है कि प्लेसेंटा जब बाहर आ जाती है तो बच्चे की सामान्य डिलीवरी नहीं हो सकती थी, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? इसलिए करना ये पड़ता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है आज भी। तब मैं बात कर रहा हूँ, भारत आज़ाद जब हुआ था तो उस टाइम तो स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, सारी डिलीवरी हुआ करती थी, घर पे ही हुआ करती थी। अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई, बच्चे का ऑपरेशन करना पड़े, तो माँ को या फिर बच्चे को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता था। समझ में आ गया आपको? द infant mortality rate IMR during colonial period was about 218 per thousand before 1921। औपनिवेशिक काल के दौरान इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 218 प्रति हजार था। मतलब कि 218 बच्चे 1000 बच्चों में से मर जाया करते थे 1 साल का पूरा होने से पहले ही। 1921 से पहले तक की बात बता रहा हूँ। अब 1921 के बाद क्या होता है? 1921 के बाद भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने बहुत सारे काम किए। ठीक है, उन्होंने भी उनको समझा कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो उनके लिए थोड़े कुछ काम करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल्स भी खोले, जिससे क्या हुआ, जो ये उच्च शिशु मृत्यु दर थी ये कम होना शुरू हो गई। ठीक है। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, public health facilities were neither unavailable or when available were highly inadequate, due to which water and airborne diseases were
widespread and look a huge toll on life। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं या तो अनुपलब्ध थी या जब उपलब्ध थी अत्यधिक अपर्याप्त थी, जिसके कारण जल और वायु जनित बीमारियां व्यापक हो गई और जीवन पर भारी असर पड़ा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार काम नहीं करती। सरकारी अस्पताल तो थे ही नहीं उस टाइम पे, बहुत कम मात्रा में थे तो, और होते भी थे तो वहाँ पर भी आम लोगों का इलाज कर पाना या हो पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। अधिकारी हो गए जो प्रशासन में लगे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, उन्हीं को उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल पाता था या फिर बहुत कम दरों पर इलाज मिल पाता था। समझ आ गया? इसके इसी तरीके से या तो लोगों के पास पैसा था नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो अमीर थे, वही इन हॉस्पिटल्स जाया कर सकते थे। जो नहीं जा सकते थे, उनकी मृत्यु हो जाया करती थी रास्ते में ही। ठीक है, छोटी छोटी बीमारियों से, हैजा हो गया, बहुत सारी बीमारी थी, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें थी जो इंसान अमूमन जल्दी मर जाया करता था इनके कारण। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, मतलब कि कम जीवन प्रत्याशा, मतलब ये उन औसत वर्षों को संदर्भित करता है जिसके लिए एक व्यक्ति के जीने के लिए उम्मीद की जाती है। इट रेफर्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ, मतलब कि एक इंसान कितने साल तक जिंदा रहता है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा। उस टाइम कितनी 44 साल, और आज कितनी है 68.8, मतलब कि 19 जब भारत आज़ाद हुआ उस तक, वहाँ तक क्या हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 44 थी, जो जीवन प्रत्याशा थी वो 44 थी, मतलब कि लोग औसतन 44 साल तक जिंदा रह सकते थे। क्यों रह सकते थे? क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाया करती थी छोटी छोटी बीमारियों के कारण भी। बुखार आया, दिमाग को चढ़ गया तो इंसान मर जाया करता था। ठीक है, लेकिन आज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, अंग है, वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, उसके डाटा के अनुसार भारत में आज कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि अमूमन 68.8 साल, मतलब कि 68 साल 8 महीने एक इंसान जिंदा रहता है आज में। High level of poverty during colonial period, India faced a condition of extensive poverty. Per capita consumption was very low. The overall standard of living of common people of India was very low. गरीबी का स्तर, उपनिवेशिक काल के दौरान भारत को व्यापक गरीबी की स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम थी। भारत के आम लोगों का समग्र जीवन स्तर बहुत निम्न था। मतलब कि गरीबी को आप इस तरीके से भी नाप सकते हो, अगर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ज़्यादा पैसा खर्च करोगे इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खर्च नहीं करोगे। तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन था, मतलब कि लोग जो खर्चा करते थे वो भी बहुत कम था, क्योंकि वो लोगों के पास अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने तक का पैसा नहीं हुआ करता था। ये 2 टाइम का खाना खा ले, जिससे उनकी आए दिन मृत्यु भी हो जाया करती थी। अकाल पड़ता था, जिस साल बारिश नहीं हुई तो उस साल फसल अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो जब फसल अच्छी नहीं हुई तो लोगों को कई बार गाँव के गाँव अकाल का भेंट चढ़ जाया करते थे, भूख से मर जाया करते थे। आज ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।